हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम नूतन। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं द समरी। ठीक है, तो जितना भी हमने देखा है एटम्स चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू अवर 11th केमिस्ट्री ऑल्सो एंड फिजिक्स ऑल्सो, तो इसको हम आज समराइज़ करने वाले हैं और आज हम इसको ख़त्म करने वाले हैं इस चैप्टर को। ठीक है, एटम्स। ओके, स्टेट बोर्ड वालों के लिए जो है वो मिक्स हुआ है एटम्स, न्यूक्लिया एंड मॉलिक्यूल्स, इसको कंबाइन करके 12th में आपको फिजिक्स में दिया है ये चैप्टर। ठीक है, और जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए एटम्स जो है एक न्यू यूनिट दिया है, राइट, एक सेपरेट यूनिट है जिसमें एटम्स हम कवर करेंगे। तो आज ये एटम्स का जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म होने जा रहा है। ओके, सो इसको पूरा देखना आप लोग, जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं मेरे उसको पहले देखो, आप लोग नोट डाउन करके रखो। ओके, और आज के जो भी पॉइंट्स हैं तो आपने फार्मूला बुक बनाया होगा, बनाया कि नहीं बनाया बोलो। नहीं बनाया तो फटाफट बना लो। फार्मूला बुक में आपके जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स है, उसको आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके, चलो तो हम पहले थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं जितना भी हमने अभी तक के पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, तो आर दैट इज़ रेडियस ऑफ बोर्स मॉडल जब हमने पढ़ा था तब हमने आर जो है उसका डेरिवेशन भी किया था रेडियस का। तो वो डेरिवेशन तो किया है, नहीं पता है तो उसको देखो आप पहले। ठीक है ना, तो ये आज कंक्लूजन, वी आर कंक्लूडिंग नाउ। ओके, सो आर इज़ दिस इज़, ओके, सो दिस इज़ अ कंक्लूजन। तो मेरे साथ आप लिखते रहो, नोट डाउन करते रहो। तो दिस इज़ आर। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है या फाइंड आउट कर सकते हो, आर एन एट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर आपको पता है, राइट। सो वी हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, पता है सबको। एटम्स में एनर्जी लेवल्स होती है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, राइट। उसके बाद फिर पता चला शेल के अंदर ऑर्बिट होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती है जिसका रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस आर डेरिवेशन, सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर एन इज़ प्रपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ओके, तो जो रेडियस होता है वो प्रपोर्शनल होता है किससे, एन स्क्वायर से प्रपोर्शनल होता है। और एन क्या है, हमारा क्वांटम नंबर, पर्टिकुलर लेवल। सपोज दिस एन इक्वल्स टू 1 2 3, अ पर्टिकुलर लेवल। ओके, उसी में हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसका एनर्जी फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर लैम्डा जो है वेवलेंथ है ये भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो पार्ट हमने कर लिया है, आज हम इसको समराइज करेंगे। तो ये भी पता है आपको, यस दिस रिलेशन, दिस इज R1। R1 इज व्हेन योर n इज 1। जब n आपका 1 रहेगा तब R1 ये जो है n स्क्वायर दैट इज़ 1 स्क्वायर इज़ 1। तो तब ये जो वैल्यू है इसको आप अगर कैलकुलेट करते हो, बिकॉज इज अ कॉन्स्टेंट टर्म है ना, h कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कॉन्स्टेंट है, पाई m e स्क्वायर ये जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है। तो इसको अगर आप पुट करते हो वैल्यूज़ तो यूल गेट दिस 0.5374। ये R1 का वैल्यू मिलेगा, मतलब फर्स्ट जिसको बोर्स ऑर्बिट कहा जाता है जब n इक्वल्स टू 1 होता है, पता है सबको, यस। तो इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखो, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.53, जिसको हमने केमिस्ट्री में भी देखा था, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इतना होता है, ये पहला वाला रेडियस है ना। तो ये सपोज ये न्यूक्लियस है, तो ये जो रेडियस है जब n इक्वल्स टू 1 होता है तो इसका जो रेडियस होता है ये होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर। अगर पर्टिकुलर अब 2 3 अगर हमें ये रेडियस फाइंड करना है तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो हमारा कंक्लूजन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से अगर पूछते हो तो जो रेडियस होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n स्क्वायर होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे द वेलोसिटी। सो दिस इज़ अ वी। अगर ऐसा छोटा वी आपको दिखता है, देखो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। ये जो छोटा वी होता है सो दैट डिनोट्स योर वेलोसिटी। ठीक है, अगर बड़ा वी अगर आपको दिखता है फिजिक्स में तो दैट डिनोट्स योर वोल्टेज। ओके, और अगर ऐसा तिरछा वाला दिखता है, तिरछा ऐसा वी दिखता है, दैट इज़ अवर न्यू, एक्चुअली इसको बोलेंगे न्यू। ओके, न्यू दैट करस्पॉन्ड्स टू योर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, छोटा वी अगर दिखता है स्पीड बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये जो है दिस इज़ आर एक्सप्रेशन। अब ये कैसे फाइंड किया, तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। ओके, इसको आप कर सकते हो mvr इक्वल्स टू NH/2π, उसको रिलेट करके वहाँ से आप v फाइंड करो, फिर r की वैल्यू वहाँ पे पुट करो। ये पूरा करने के बाद हमने v का स्पीड का या वेलोसिटी का
ये लिखा हमने फॉर्मूला। ओके, आप अब ये क्या करना है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स दे रही हूँ आपको, आप खुद ट्राई करो कि इसका डेरिवेशन आप कर लो साइड में, ठीक है। तो आपके पास अच्छे नोट्स भी बन जाएंगे आपके। तो ये हमने ऑलरेडी किया है, बट स्टिल आप करके देखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन व्हाट्सएप करना आप लोग, ठीक है। ये समझ में आया। तो यहाँ पे भी कंक्लूड क्या करेंगे हम, दैट द वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट is proportional to 1 by n. So this is our conclusion. So the velocity or speed of that electron orbiting in a particular orbit, revolving in a particular orbit is proportional to 1 by n. समझ में आया? देन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमने फाइंड आउट किया था जब हमने टोटल एनर्जी का डेरिवेशन किया था ना, इलेक्ट्रॉन का एसोसिएट एनर्जी जब हमने फाइंड किया था पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तब हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो उसको भी आप समराइज करके लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन का मतलब कहाँ से आया ये, देन काइनेटिक एनर्जी, देन वी हैव फाउंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट इज गिवन बाय En, जिसको हमने फाइंड आउट किया है। अब देखो यहाँ पे ये पूरे पॉइंट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके ना। नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो पहले देखो, ओके चलो। देन आर का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। अब ये आर का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव में आपको रिलेशन पूछ सकते हैं एन के साथ। व्हाट इज एन? एन इज दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। मतलब कौन सा ऑर्बिट है, 1 फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो तब आपको क्या करना है, ये जब आर है यहाँ पे, ये तो बाकी के बंदे तो कांस्टेंट है, बट आर इज डिपेंड ऑन एन स्क्वायर, राइट। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो आर तो नीचे हो गया, देखो यहाँ पे रिलेट कैसे करेंगे, आर तो नीचे हो गया, मतलब ई एन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, राइट। और जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आर की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, कांस्टेंट नहीं लिख रहे, ठीक है। मतलब ई एन जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर हो गया। तो ये जो है, या आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हो, ट्राई करना है, सब लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना। करके देखो, फिजिक्स में क्या होता है, आपको डेरिवेशन करके ही देखना है, ऐसा देखने से लर्न नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको नोट डाउन करके रखो, खुद ट्राई करो। तो ये आप क्या करना, आर की वैल्यूज इसमें पुट करो, देखो यहाँ पे कि मिलता है कि नहीं आपको। तो ठीक है, तो ये एन आ गया आपका ये। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड दैट पर्टिकुलर क्वांटम नंबर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एन स्क्वायर, ओके। या फिर बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी लिखा जाता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, ये और ये सेम है क्या, बोलो दिस इज सेम और डिफरेंट? सेम है भाई, क्यों? दिस इज 1 बाई एन स्क्वायर एंड दिस इज n टू पावर -2। आपको पता है n टू पावर -2 को 1 बाई एन स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको थोड़ा सा लॉजिक का यूज़ करना पड़ेगा। देन हाँ, अब ये क्या किया, यहाँ पे पूरा सॉल्व किया, बिकॉज दिस फेलोज आर कांस्टेंट फेलोज, है ना। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सबके वैल्यूज़ लिख के दिए कि नहीं दिए? हाँ, तो आप खुद ट्राई करो, डायरेक्टली लर्न मत कर लेना, आप खुद ये वैल्यूज़ पुट करो, देखो मिलता है कि नहीं, 13.6 मिलता है कि नहीं। और ये एक चीज़ मैंने बताया था, दिस माइनस साइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द एनर्जी जो होता है एसोसिएट दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट का, वो हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव। नहीं दिया है तो भी आपको क्या अज्यूम करना है, निगेटिव अज्यूम करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एंड दिस आर रिलेशन, राइट। तो ये इसका हम यूज़ करने वाले हैं, अभी बाद में देखेंगे हम लोग, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करके लगो। फिर हमने ये भी देखा था 1 बाय लैम्बडा। अब लैम्बडा क्यों आया, देखो लैम्बडा कब आता है, जब एनर्जी डिफरेंस आता है। एनर्जी डिफरेंस क्यों आता है, जब दो क्वांटम नंबर्स रहते हैं अलग अलग, n1 n2, n1 n2 टू डिफरेंट लेवल्स, टू डिफरेंट क्वांटम नंबर्स, राइट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा n2 टू n1, नीचे जब आएगा तब क्या करेगा, वो एक फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन बाहर करेगा, जिसको फोटॉन के फॉर्म में हम बोलते हैं कि फोटॉन जो है वो एमिट करेगा। तो जहाँ से हमने स्पेक्ट्रम स्टार्ट किया था, स्पेक्ट्रम कहाँ से आया भाई, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जंप करता है, तब क्या होता है, जो है हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। ये स्पेक्ट्रम अलग अलग रीजन में रह सकते हैं, जैसे विजिबल रीजन में है, यूवी में है, आईआर में है। उस हिसाब से हमने सीरीज देखे थे, कौन सी लायमन, बाल्मर, पास्चर, उसका टेबल भी देखा है कि नहीं? यस। तो दिस एसोसिएट्स विद आवर द
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n2 n1, तो तब हम लैम्बडा का यूज़ करेंगे, है ना। तब जाके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का अगर कुछ रेडिएट हो रहा है तो उसको डेफिनेटली लैम्बडा रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी, है ना। तो फिर हमने ये देखा था, उसमें हमने ये फॉर्मूला भी डिराइव किया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आर इज कॉल्ड एज, यस बोलो क्या होता है आर, रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप नोट करके रखो। ओके, ये यहाँ पे एक चीज़ नोट करना सब लोग, दिस n1 जो है छोटा होता है, n2 जो होता है बड़ा होता है। क्योंकि देखो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो बड़ा वाला वैल्यू माइनस छोटा वाला वैल्यू, है ना, तब आंसर पॉजिटिव आएगा। देखना एक चीज़ नोट करना, ये जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है या फिर रेडियस का जो भी आप आंसर फाइंड आउट करोगे, कभी निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। रेडियस निगेटिव कैसे होगा भाई, पॉजिटिव रेडियस होगा ना, तभी जाके कुछ तो भी एक सरकमफरेंस बनेगा, आपका सर्कल बनेगा, तो आर का वैल्यू, लैम्बडा का वैल्यू निगेटिव नहीं आएगा। तो गलती से क्वेश्चन में देखो गड़बड़ कर दी है आपने, यहाँ पे ये n1 ले, ये n2 ले, तो ये याद रखना, ठीक है। आ भी गया आंसर तो क्या करना है आपको, पॉजिटिव कंसिडर करना है, आना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। बट ऑब्जेक्टिव के केस में गड़बड़ कर दिए हो तो लैम्बडा का आंसर, आर का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ नोट करना, निगेटिव नहीं आएगा। चलो, तो देन ये चीज़ भी हमने देखा है, एच न्यू इक्वल्स टू डेल्टा ई। ओके, डेल्टा ई बोलेंगे हम, दिस इज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू दिस फेलो, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं हम एच न्यू। दिस इज न्यू। ओके, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, न्यू। ओके, व्हाट इज न्यू, न्यू इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। छोटा भी अगर होता है तो वेलोसिटी या फिर स्पीड बोलेंगे। ऐसा न्यू अगर आपको दिखता है, तिरछा वाला भी दिखता है, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कर सकते हो। तो ये पूरे रिलेशन आपको नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, आर फाइंड आउट करने को, वी फाइंड आउट करने को, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक या फिर टोटल एनर्जी। नाउ अगर आपको एनर्जी पूछा है इन द फोर्थ प्रिंसिपल नंबर, आपको n=4 दिया है, तो डायरेक्टली यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। ये यूज़ करोगे क्या फार्मूला इतना बड़ा पुट करके, नहीं, तब ये यूज़ करोगे n=4 मतलब n² 16, ये वैल्यू पुट करो, आपको एनर्जी मिल जाएगा, तो फटाफट आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है। देन ये जो है ये कुछ नया देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पता है न्यू इक्वल्स टू c/λ, ये पता है सबको, ठीक है। तो अगर लैम्बडा आपको पता है, यहाँ से आप लैम्बडा कैलकुलेट कर सकते हो, दो प्रिंसिपल नंबर पता है, लैम्बडा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आप लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे, सी आपको पता है, सी इज क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸, इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, फटाफट आंसर आ जाएंगे आपके। दूसरा आपको ये भी पता है फिजिक्स में रिलेशन, व्हाट इज ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितना हो v/r, v/r, तो v का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, v वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे अब यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो आप खुद ट्राई करो, क्या करना है, ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट करो v में, देन r की वैल्यू आपको पता है, व्हाट इज r वैल्यू, ये जो है यहाँ पे पुट करो, देन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। डायरेक्टली मत करना, आप खुद चेक करो, वीडियो को पॉज करो और चेक करो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, देखो क्या कैंसिल होता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए, बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब दो ऐसे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो अच्छे से मतलब उसको सॉल्व करो, ठीक है। डिवीजन के वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा ई² कैंसिल नहीं हो जाता, ठीक है ना। बहुत से बच्चे कर देते हैं उसको कैंसिल नहीं करना है आपको। देखो तो ये बराबर ऊपर जाएगा, फिर इसको सॉल्व करो, देखो ये आपका आता है या नहीं आता है। ओके, जिनको भी डाउट है, अब 12th में बच्चे, उनको तो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, बट ठीक है, जो 11th में गए अभी वो भी अगर देख रहे हैं वीडियो, तो अगर आपको डाउट है तो आप पहले खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना, उसको अच्छे से सॉल्व करो। फिर अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप पोस्ट करो, व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये अच्छे से सॉल्व करो एंड ट्राई टू गेट दिस आंसर। आपको आंसर आता है कि नहीं ये चेक करो। तो अगर आप यहाँ पे नोट करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो ओमेगा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n³। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपको कि प्रोपोर्शनल कैसा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, या फिर 1/n³, या फिर हम कैसा लिख सकते हैं, n⁻³ लिख सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी को आपको पता है, रिलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ω/2π होता है ना।
चलो तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये ओमेगा की आपने वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे रख दिया, तो डेफिनेटली ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, दैट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो डेफिनेटली ओमेगा अगर 1/n³ को प्रोपोर्शनल है तो एफ भी क्या होगा, 1/n³ को प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे देख भी सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ चलो, तो ये f प्रोपोर्शनल टू 1/n³ हो गया। देन टाइम के बारे में अगर हम फाइंड आउट करेंगे, टाइम इज़ 1/f, तो क्या करो आप लोग, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, तो टाइम इज़ 1/f, तो f की वैल्यू है आपके पास, ये 1/f का ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ पे पुट करो, जो भी आंसर आएगा और फाइंड आउट करो क्या आना चाहिए, फटाफट यहाँ से ही बता सकते हैं हम लोग रिलेशन, बोलो क्या होगा, क्या होगा, यस अगर फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/n³ है तो टाइम क्या होगा, उसका उल्टा होगा, सो टाइम प्रोपोर्शनल टू n³ ये आना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करो आता है क्या, बोलो फटाफट, आना ही चाहिए, राइट, दिस इज़ 1/f, यहाँ पे अगर मैं 1/n³ रखती हूँ तो ये ऊपर चले जाएगा, सो टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू n³, समझ में आया है, बिकॉज टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्स इन रिलेशन, गुड। अब और आई दैट इज करंट, पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना करंट होता है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या आपको पता है, आई इज dq/dt पता है सबको, है ना, q/t ये पता है आपको, चार्ज बाई टाइम, राइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज e/t, अब e यहाँ पे चार्ज हम इलेक्ट्रॉन ही लेंगे कंसिडर, तो e/t, या फिर e इंटू एफ, 1/t इज f, यस 1/t इज f, तो इसके फॉर्म में अगर t की वैल्यू पुट करते हो या फिर f की वैल्यू आप पुट करते हो तो ये ज़्यादा इजी जाएगा हमें, दिस f इंटू ई, तो e⁴ इंटू ई कितना होता है, e⁵ होता है, पता है सबको, सो दिस बिकम्स अवर आई, दैट इज करंट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में। तो ठीक है, यहाँ पे हम कंक्लूड क्या करेंगे, फिर हमारा आई जो है ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1/n³, तो ये समरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर कुछ छोटे मोटे ये जो है फॉर्मूलेज अगर छूट गए होंगे तो आपको क्या करना है, उसको भी नोट डाउन करके रखना है। आपका जो इसका बुक है, फॉर्मूला बुक है आपका, ठीक है, फिजिक्स का होगा, है ना, केमिस्ट्री का तो है ही, हाँ, तो फिजिक्स का जो होगा उसमें आप नोट डाउन करके रखो, अगर नहीं बनाया है तो बनाओ, जितने भी चैप्टर्स हमारे कवर हुए हैं स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करके रखना है, तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखो, देन उसको क्या करो, ऐसा टेबल बनाओ आप लोग। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, नोट्स कैसे बनाना है आपको, ये फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं भाई, कैसे याद रखेंगे, है ना, तो आप क्या करना, देखो यहाँ पे ऐसा टेबल बनाओ, टेबल में इधर क्या लिखो, फॉर्मूलेज लिखो, ठीक है, इधर साइड पूरे फॉर्मूलेज लिखो, ये वाले जितने भी हो हमारे चैप्टर के, देन उसके बाद प्रोपोर्शनल टू n, अब कितना कौन कौन कैसा कैसा प्रोपोर्शनल, जैसे अगर मैंने r लिखा है यहाँ पे, r का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, प्रोपोर्शनल टू n, क्या है ये, n² को प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n², मतलब पूरा समरी जो है वो आपके पास यहाँ पे होगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये टेबल आप बनाओ। तो आपका होमवर्क क्या है अभी, ये जो हमने चैप्टर देखा है एटम्स, उसका ये क्या बनाना है, आपको टेबल बनाना है और मुझे फिर व्हाट्सएप करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है उसका यूनिट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन बोर्ड में अगर आप सॉल्व करते हो, बोर्ड में जब सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चन, तो यूनिट लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क हाफ मार्क रिड्यूस हो सकता है, वहाँ पे डेफिनेटली रिड्यूस तो होगा ही, ठीक है, तो द यूनिट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप यूनिट लिख के रखो, तो तब आपको ये सब पूरा चार्ट बनाओ, ठीक है, और मुझे सेंड करो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट इन दिस, राइट, तो अगर आपको ये ही नहीं समझ में आ रहा है तो ये कहाँ से आया, तो फिर उसके लिए तो आपको प्रीवियस वीडियोस पहले देखना पड़ेगा। तो आपका होमवर्क देखो, ये पूरे जितने भी मैंने यहाँ पे वेलोसिटी है, ये en है, तो इसके पूरे डेरिवेशन करो फटाफट, और फिर ये बनाओ आप लोग, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बोला ट्राई करो, पहले खुद से ये करो और फिर मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। चलो अब और कंक्लूजन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा था दैट इज़ टोटल एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, दैट इज़ En, पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना एनर्जी रहता है, दैट इज़ -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एनर्जी का, ये जो है टोटल एनर्जी का, दैट इज़ इन इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने कुछ कैलकुलेट किया है, बट आपको खुद पहले ट्राई करना है। तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट इज E1, ओके, दैट इज टोटल एनर्जी फॉर अ फर्स्ट। देखो कैसे होता है, ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, देन दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, दिस इज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। तो हर एक प्रिंसिपल नंबर के लिए, क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है ना, एनर्जी एसोसिएट होता है, उसका हर एक का रेडियस होता है। तो इसके ऊपर हम लोग कंक्लूड करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करना, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए यू हैव टू फाइंड आउट TE1, दैट इज वी कैन राइट दैट E1, ओके। यहाँ पे En फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए आपको फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, देन 2, 3, 4। तो व्हाट इज योर होमवर्क, पहले होमवर्क नहीं, इसको पॉज करो, आप वीडियो को खुद पहले ट्राई करो। n इक्वल्स टू 1, 2, 3 और 4 के लिए आप फाइंड आउट करो, ठीक है ना। 4 के लिए मैंने नहीं किया है, तो आप लोग फाइंड करना, ठीक है। तो आई हैव जस्ट डन फॉर E1, E2, E3, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट फॉर E4 ऑल्सो। तो इस पर हम कंक्लूजन करने वाले हैं। देखो क्या कंक्लूजन करने वाले हैं। अब हमने क्या किया है, एनर्जीज तो फाइंड आउट कर ली, सबसे पहले एनर्जीज फाइंड आउट कर ली एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, ओके। अब क्या करना है, हमें दोनों का लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस हमेशा हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी हमें लेना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो जो है, जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये वाले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ऑर्बिट में, आपको पता है अंदर वाले ये ऑर्बिट में 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी एसोसिएटेड -13.6 है। अब ये है, ये ऑर्बिट का एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज -3.4, ठीक है। अब ये दोनों का एनर्जी डिफरेंस लेना है हमें, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज अवर N2, दिस इज अवर N1, दोनों का एनर्जी डिफरेंस विच इज गिवन बाय डेल्टा E, जो क्या रहेगा, EN2 माइनस EN1, मतलब हायर से लोअर। व्हाट यू हैव टू डू, हायर से लोअर का एनर्जी डिफरेंस लेना है, मतलब -3.4 माइनस 13.6, दिस इज डिफरेंस, ओके। और एनर्जी की वैल्यू कितना है, -13.6, तो इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज -3.4, माइनस माइनस क्या होता है बोलो, प्लस होता है, प्लस 13.6। तो अगर इसको आप लोग ऐड करते हो, ऐड मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बोलेंगे हम, ठीक है, तो कितना आएगा 10.2। तो सक्सेसिव ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस आपको फाइंड करना है। वैसे ही दिस माइनस दिस करना पड़ेगा। पहले क्या किया हमने, ये माइनस ये, उसके बाद ये माइनस ये, फिर यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे वैल्यू, इसका आंसर भी दे दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग नोट डाउन करो। पहले तो वीडियो को पॉज करो, क्या करो आप लोग बोलो पहले, ठीक है, पॉज मत करो, पहले देख लो, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एनर्जीज कैलकुलेट करना एसोसिएटेड विथ अप टू 4, ठीक है, T1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद सक्सेसिव ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफरेंस फाइंड करो। अब हम कंक्लूड करेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे कि जैसे जैसे हमारा n जो है ये बढ़ रहा है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे जैसे बढ़ रहा है, तो ये एनर्जी डिफरेंस को आप कुछ कंक्लूड कर सकते हो। का एनर्जी डिफरेंस पहले कितना था 10.2, अब कितना हो गया 1.9, अब कितना है 0.65, मतलब एनर्जी डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिटल इज डिक्रीजिंग। सो एज वी आर मूविंग टू लेवल्स, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बढ़ेगा उतना एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिटल्स घटेगा, कम होगा। समझ में आया सबको, यहाँ से हमने कंक्लूड किया है एवरीबॉडी, यस। दूसरा, वैसे ही हम रेडियस के लिए फाइंड करेंगे। तो रेडियस को तो आपको पता है, जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा रेडियस उतना क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। बट ये तो पता है आपको, रेडियस इंक्रीज होगा, बट हमें क्या फाइंड करना है, द सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिटल, मतलब दो ऑर्बिटल के बीच में कितना सेपरेशन होता है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले R1, R2, R3, R4 जो है आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको रिलेशन पता है, कौन सा रिलेशन पता है रेडियस का, Rn इज R1 इंटू n², पता है, अब भी किया था हम लोगों ने, यस। तो R1 तो आपको पता होती है, कितनी होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए होते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या पुट करेंगे हम लोग, 2² मतलब 4 से R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 R1 इंटू 4, तो ये आएगा फिर R3, फिर R4। R3 के लिए कैसा फाइंड करूँगे, n की वैल्यू 3 9 इंटू R1 की वैल्यू आपको पता है, उस हिसाब से आप R4 फाइंड करो। देन यू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिटल, सेपरेशन मतलब वही करना है हमें, हायर टू लोअर। सो 2 - 0.53 कितना हो गया
2 minus 0.53, almost you'll get this 1.5. Then this is 4.5 minus 2, you'll get 2.5. ये अगर आप माइनस करते हो तो you'll get 3.5. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ये जो ब्लू से मैंने लिखा है तो क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? अगर मेरा R1 ठीक है बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि n बढ़ रहा है. तो n अगर बढ़ता है तो सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन पहले कितना था 1.5, अब कितना होगा 2.5, बढ़ा 2.5 से और बढ़ा, कितना बढ़ा 3.5, मतलब सेपरेशन बिटवीन द ऑर्बिटल इंक्रीजेस. तो कंक्लूजन क्या करेंगे हम? एज n इंक्रीजेस एनर्जी डिफरेंस between the successive orbital decreases and the separation between the orbital increases. मतलब जितना ज़्यादा सेपरेशन बढ़ रहा है बट एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम हो रहा है. ओके, बिकॉज द साइंस आर नेगेटिव. ओके ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है. ठीक है, चलो समझ में आया क्या सबको, एवरीबडी? हाँ. देन दूसरा ये चीज़ भी हमने देखा है, एच न्यू इक्वस टू E2 माइनस E1. न्यू, इसको न्यू, दिस इज नॉट अ वी. बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं. न्यू इसको तिरछा वी है वो, ठीक है ना, तिरछा. तो दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी. एच न्यू इक्वस टू डेल्टा E2 माइनस E1. ओके, दिस न्यू E2 माइनस E1 बाई एच. ठीक है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट जो नीचे आ गया. देन न्यू का रिलेशन आपको पता है इन टर्म्स ऑफ सी एंड लैम्बडा. सो न्यू इज सी बाय लैम्बडा, तो यहाँ पे सी बाय लैम्बडा हमने पुट किया. दिस E2 माइनस E1 इज एनर्जी डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, है ना. देन अब मुझे लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा इधर लेके गए, देन सी इंटू एच बाय डेल्टा ई. तो ये आ गया हमारा सी एच बाई डेल्टा ई, है ना. खुद ट्राई करो, मैं अभी बोल रही हूँ आपको, बिकॉज दिस इज समरी, वी ऑलरेडी डन. ठीक है ना, तो खुद ट्राई करो. कुछ जो नए चीज़ें हैं विद रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं. ठीक है, चलो. तो ये लैम्बडा दैट इज सी एच बाई डेल्टा ई. अब ये अगर आप कैलकुलेट करते हो, जब डेल्टा ई हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपको बहुत ईजीली जो है वो आंसर दे देगा रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो लैम्बडा आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो. दैट इज 12400 बाई डेल्टा ई. दैट डेल्टा ई मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, देन दिस लैम्बडा, ये तो पता है आपको, 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू आर रेडबर्ग कांस्टेंट. दैट इज़ ये अभी हमने देखा है. बट ये जो था, ये पूरा डिस्कशन हमने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था. याद है, पूरा जो भी डिस्कशन था हमने हाइड्रोजन एटम के लिए किया था. बट इफ़ वी आर हैविंग हाइड्रोजन लाइक एटम, देन वील हैव दिस एक्स्ट्रा टर्म दैट इज Z स्क्वायर. दैट इज Z इज अ एटॉमिक नंबर. ओके, पता है ना सबको? हाँ. तो दिस 1 बाय लैम्बडा इक्वल्स टू आर Z स्क्वायर. तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा. दिस इज फॉर सिमिलर H लाइक एटम. ओके, दिस इज सिमिलर एटम, सिमिलर H लाइक एटम, जो हाइड्रोजन जैसे एटम होते हैं इनके लिए. फिर हम ये फार्मूला यूज़ करके यही सेम फार्मूला को थोड़ा रीडिफाइंड हम कर सकते हैं. ओके, समझ में आया? और एक चीज़, इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम N2 टू N1, देखो जैसे दो एनर्जी लेवल्स हैं हमारे पास, जैसे N2 N1, डेफिनेटली बड़े एनर्जी लेवल से ही इलेक्ट्रॉन नीचे एनर्जी लेवल में आएगा. इफ़ इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम N2 टू N1, सो फोटॉन्स कितने इमिट होते हैं यहाँ पे आपको पता है. इमिशन क्यों आएगा बोलो? इमिशन, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जम्प करता है हायर टू लोअर, देयर इज सम फेलो दैट इमिट आउट, है ना, जिसको बोला है फोटॉन. सो दैट इज इमिटेड विद पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ. इसलिए फिर हमने ये वाला स्टडी किया है ना. ठीक है, चलो. तो ये हो गया. तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स एमिटेड, कितने फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं, इसका ये जनरलाइज्ड फार्मूला है. सो यू जस्ट लर्न दिस. ओके, दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव. दैट इज N2 माइनस N1 प्लस 1 इन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट N2 माइनस N1 होल डिवाइड बाई 2. तो इतने सारे फोटॉन्स इमिट हो सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड. अब यहाँ पे देखो दो कोई भी इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल्स हो सकती थी. अगर ये मेरा है कोई भी n लेवल है और ये ग्राउंड लेवल, ग्राउंड मतलब n इक्वल्स टू 1 लेवल, उसके बाद तो कौन आता है? उसके बाद न्यूक्लियस आएगा भाई. बस ये पहला लेवल होता है. ठीक है, दैट इज अ ग्राउंड लेवल. ओके, सो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है कोई भी nth लेवल से, फर्स्ट हो सेकंड, फर्स्ट तो नहीं, फर्स्ट से फर्स्ट में कैसे जंप करेगा भाई? नहीं करेगा. ठीक है ना. सो n इक्वल्स टू 2, 3, 4 कौन से भी nth लेवल है वहाँ से अगर एक ग्राउंड में आ रहा है, देखो ये दो चीज़ों में डिफरेंस है ना. ठीक है, nth से लेके ग्राउंड में आ रहा है. सपोज एक बिल्डिंग है हमारे पास, देखो ये बिल्डिंग है. ओके, बहुत सारे फ्लोर्स है इसमें. ठीक है, और ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर.
ओके अब यहाँ पे nth से ग्राउंड पे आना है, मतलब आपका जो एंड है ये फिक्स है, आपको ग्राउंड पे ही आना है। तो कहीं से भी आ सकते भाई, अगर मेरा घर सेकंड फ्लोर पे तो उसमें सेकंड से ग्राउंड पे आऊँगी, अगर आपका घर फोर्थ फ्लोर पे तो फोर्थ से ग्राउंड में आओगे। सो दैट इज़ दिस केस। ओके एंड व्हाट अबाउट दिस n2 माइनस n1, कोई भी लेवल हो सकता है, कोई भी लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आपको आना है, 5 से 3 में आना है आपको, सो यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला, 5 से 3 में आना है। एक्चुअली उसको जनरलाइज्ड ही किया है। ओके दैट इज़ जनरलाइज्ड। ओके सो यस, क्या करेंगे हम लोग, n इंटू n माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे एक लेवल फिक्स हो गया ना, n इक्वल्स टू 1, तो एक लेवल फिक्स करेंगे हम लोग। n1 यहाँ पे देखो ये डिराइव कैसे किया, n1 को आपका क्या कर लेना, n1 इज लोअर एनर्जी, ग्राउंड से लोअर होता है क्या कुछ, बेसमेंट में नहीं होता, इधर बेसमेंट नहीं होता है। नहीं तो आप बोलोगे मैम ये तो है हमारे पास फ्लैट सिस्टम है तो बेसमेंट भी होता है, नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, बेसमेंट मतलब हो गया न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन गड्ढे में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। चलो तो ये क्या होगा, n1 विल टेक इट n1 एज 1, सो इफ यू पुट दिस n1 एज 1, n1 एज 1 क्यों पुट कर रहे हैं भाई हम लोग n1 एज 1, क्योंकि आना कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में आना है। ठीक है, सो ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज n2 को जनरलाइज करके हमने n लिख लिया। सो व्हाट यू गेट हियर, देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट हियर, देखो यहाँ पे n2 इंटू n2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। n2 को जनरलाइज करके कोई भी एक एनर्जी लेवल आप ले सकते हो। तो एक ही बंदा है जो आपको लर्न करना है, कौन सा वाला, दिस n2 माइनस n1 प्लस 1 इन द ब्रैकेट n2 माइनस n1, समझ में आया क्या, होल डिवाइड बाय 2। सो दिस इज इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम n2 टू n1 एंड दिस फॉर्मूला व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड। समझ में आया, ये चीज़ पूरा आप लोग नोट करके लिखो। यहाँ पे जो मैंने होमवर्क दिया है ये भी आपको करना है, बहुत सारा होमवर्क हो गया आपको, है ना आज। समझ में आया क्या एवरीबॉडी, यस। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट। तो मैंने कंक्लूजन फॉर्म में यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, तो आपको भी ये टेबल फॉर्मेट में ही लिखना है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो ये जो है हमने सीरीज़ दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट, दिस हाइड्रोजन, जब स्पेक्ट्रम हमने देखा था तब उसमें हमने कवर किया था, राइट, व्हाट इज़ दिस, लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फर्न, ये सीरीज़ का मैंने टेबल भी लिख के दिया था आपको, है ना, फॉर्मूला भी लिख के दिया था। तो देखो यहाँ पे हम और एक न्यू चीज़ जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो अब ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो दिस पर्टिकुलर ऑल द सीरीज, देन दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर दैट पर्टिकुलर सीरीज। अब लाइमन सीरीज का देखो आपको पता होगा दैट इज 1/λr, आपको पता है 1/n1² माइनस 1/n2², राइट। तो यहाँ पे देखो ये लाइमन सीरीज में दिस इज 1, मतलब कहीं से भी nth स्टेट से 1 में आएगा, पता है ना आपको। ये डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज अवर n इक्वल्स टू 1, ओके, सो दिस इज अवर nth, दिस इज n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। तो कौन से भी nth स्टेट से n इक्वल्स टू 1 में अगर आता है तो दैट इज़ अवर लाइमन सीरीज, ठीक है ना। तो ये अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो है स्पेक्ट्रम का ये आप देख लो वीडियोस, ठीक है। सो 1 में आएगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है nth से लेके 1 में जंप करेगा, तो दैट करस्पॉन्ड टू अवर लाइमन सीरीज। देन n से लेके सेकंड में अगर आता है तो बाल्मर सीरीज, थर्ड में आता है तो पाशन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आता है तो फन। ओके, तो ये जो टिपिकल जो सीरीज़ है वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से दिया है, राइट। तो nth स्टेट से 1 स्टेट में आता है तो लाइमन, सेकेंड में आता है तो बाल्मर, थर्ड में आता है तो पाशन, फोर्थ में आता है तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आता है तो फंड, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब हम न्यू चीज़ क्या देख रहे हैं, दिस द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन सीरीज, लैम्बडा इज अ वेवलेंथ, ओके। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन द सीरीज इज कॉल्ड एज अ सीरीज लिमिट। तो ये लिमिट होता है, मतलब हमारे ये सीरीज का ये लिमिट हो गया, इसके ऊपर हमारा लैम्बडा मिनिमम है, राइट। ये दैट इज़ अ मिनिमम वेवलेंथ दैट इज़ इमिटेड, ठीक है। उससे कम हमारा वेवलेंथ इमिट नहीं होगा, दैट इज़ अ मिनिमम वेवलेंथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको सीरीज लिमिट फाइंड करने के लिए बोला है तो यू हैव टू पुट n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। वेरी वेरी सिंपल। तो पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेना, आपको लिख लिया सब लोगों ने, हाँ, पॉज कर लो, लिख लो पहले।
चलो अब क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। क्यों, जब हमें लैम्बडा मिनिमम फाइंड करना है तब हम n इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। ये चीज़ नोट कर लेना, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जो भी n की वैल्यूज़ है यहाँ पे क्या पुट करो, इन्फिनिटी। पुट किया फटाफट, ओके। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होता है, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0, है ना, इन्फिनिटी होता है, 0 होता है। 1/इन्फिनिटी 0 होता है, राइट। तो ये पूरा 0 हो गया। सो 1/1² मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1। तो ये पूरा आंसर क्या हो गया, r इंटू 1। सो योर आंसर इज r। सो 1/λ, या फिर यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वी विल कॉल इट इज 1/λ मिनिमम, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द सीरीज लिमिट। तो लाइमन सीरीज के लिए 1/λ मिनिमम कितना आ गया, r आ गया। मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है दैट इज और 1/λ मिनिमम। समझ में आया क्या, यस। कुछ नहीं करना है आपको, ये तो आपको पता ही है, दैट वी ऑलरेडी सीन। अब n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करना। अब मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा, अभी मैथ्स के सिवा अब कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है ना। तो मैथ्स तो आपको पढ़ना ही है। चलो तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी अब यहाँ पे पुट करो, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो दिस 1/इन्फिनिटी बिकम 0, 1/इन्फिनिटी बिकम 0, ओके। सो 1/2², 2² कितना होता है, 4, ओके। सो 1/4 माइनस 0, 1/4 माइनस 0, सो r इंटू 1/4। ये r तो बचा है ना यहाँ पे। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू आवर बाल्मर सीरीज। सेम यहाँ पे फटाफट, अब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये भी 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो दिस इज r/3², 3² कितना होता है, यस 9 होता है। देन r/4² कितना होता है, r/4² 16। दिस इज r/5², r/25। so these are all corresponds to our minimum wavelength, okay। तो इसे 1/λ। अगर मैंने यहाँ से आपको लैम्बडा मिनिमम पूछा, सो इफ आई हैव आस्क्ड यू, अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द लैम्बडा मिनिमम फॉर दिस लाइमन सीरीज, तो हमारे पास देखो क्या है, लाइमन सीरीज के लिए देखो हमने ये सॉल्व कर लिया। सो वी हैव दिस 1/λ मिनिमम, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए, क्या है, इक्वल्स टू r। तो मुझे फाइंड क्या करना है, लैम्बडा मिनिमम। तो कैसे फाइंड करेंगे बोलो। सो लैम्बडा मिनिमम इधर चले जाएगा, r इधर आ जाएगा। सो दिस इज 1/r। r की वैल्यू आपको पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे पुट करो और फाइंड आउट करो द आंसर। समझ में आया क्या सबको, यस, ठीक है। नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखो। चलो इसके लिए अगर मुझे लैम्बडा मिनिमम फाइंड करना है, लैम्बडा मिनिमम इधर चले जाएगा, 4 इधर, r इधर, है ना। खुद से सॉल्व करो, ठीक है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली खुद से ट्राई करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको और लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द लैम्बडा मिनिमम वैल्यूज़ फॉर दिस। समझ में आया क्या, कैसे किया। यहाँ पे एक बार फिर से देखो, मैंने क्या किया, सबसे पहले ये फार्मूलेज लिख लिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे फार्मूले, यस। अब n की जगह क्या पुट करना है आपको, इन्फिनिटी पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, सीरीज लिमिट फाइंड करना है। तो n की जगह हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। सो 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना होता है, इन्फिनिटी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। 1/इन्फिनिटी इज 0, पता है ना सबको, यस 1/इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0। सो 1/1² कितना होता है, 1। सो 1 माइनस 0 इज 1, है ना। सो r इंटू 1 मतलब r हो गया। सो 1/λ मिनिमम इक्वल्स टू r। अगर मुझे लैम्बडा मिनिमम की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे क्या करूँगी, 1/λ मिनिमम इक्वल्स टू r। लैम्बडा मिनिमम इधर चले जाएगा तो 1/r आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू फॉर लाइमन सीरीज, दिस करस्पॉन्ड्स टू माय लाइमन सीरीज। r की वैल्यू आपको पता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना, लिख के दिया है 1.097 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो, आपको लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा, जितना भी आपका आंसर आया, ओके। तो वो आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसा पूरा मुझे आंसर्स भेजना है। ये तो ये एक टेबल हो गया, ऐसा दूसरा टेबल आपको लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जगह कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखो आप लोग, सब लोग, ठीक है। सेम दिस इज लैम्बडा मिनिमम, ओके, दिस करस्पॉन्ड्स टू लैम्बडा मिनिमम। उस हिसाब से लैम्बडा मैक्सिमम भी होना चाहिए, है ना। मतलब कितना मैक्सिमम इमिशन ऑफ दैट वेवलेंथ इज पॉसिबल फॉर द पर्टिकुलर सीरीज, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो, अब यहाँ पे कोई भी अगर सीरीज़ होती है, जैसे अब यहाँ पे मेरा लाइमन सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़ में कहाँ पे आएगा, 1 में आएगा, है ना, nth से 1 में आएगा।
अब देखो यहाँ पे एक चीज़ nth से 1 में आएगा, तो देखो लाइमन के लिए 2 से 1 में आएगा, या फिर 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, बट सबसे वाला ये सबसे छोटा वाला आपको कंसिडर करना है, n2 से लेके n1 में आएगा। मतलब आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तब आपको लैम्बडा मैक्स मिलेगा। समझ में आया क्या? तो आपको पुट क्या करना है, लाइमन के लिए 1 के बाद कौन सा आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो यहाँ पे 2 पुट करना है। सो टू पुट दिस 2 हियर, सो 1/1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1/4, तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट्स करस्पॉन्ड्स टू दिस लैम्बडा मैक्स। आर यू गेटिंग एवरीबडी? दिस ऑल करस्पॉन्ड टू लैम्बडा मैक्स। तो जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसको आपको कंसिडर कर लेना है। जैसे देखो यहाँ पे बाल्मर सीरीज़ के लिए सेकंड से नेक्स्ट वाला कौन सा होता है क्वांटम नंबर 3 होता है, तो n की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम 3 स्क्वायर पुट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? देन द पाशन सीरीज़ के लिए क्या है 3 के बाद वाला कौन सा होता है, 3 के बाद क्या आता है 4, यहाँ पे क्या पुट करना है 4 पुट करना है। वैसे ही ब्रैकेट के लिए 4 के बाद क्या आएगा 5, तो यहाँ पे 5 पुट करना है। देन फंड 5 के बाद क्या आएगा 6, तो यहाँ पे 6 पुट करना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है। चलो मैं एक यहाँ पे कर देती हूँ, यहाँ पे r इंटू दिस 1/1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। 1/2 स्क्वायर कितना होता है बोल 4 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, है ना। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 4 माइनस 1 3, सो दिस इज 3/4। सो दिस इज माई 1/λ मैक्स इक्वल्स टू r 3/4। दिस करस्पॉन्ड्स टू लाइमन सीरीज, है ना। अब इस पे ऊपर से मैं लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? यस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, हमारे पास क्या है 1/λ मैक्स इक्वल्स टू 3/4r, है ना, ये आ गया। अब लैम्बडा मैक्स क्या आएगा, लैम्बडा मैक्स इधर चले गया, 4 इधर 3 इधर, सो दैट इज 4/3 1/r। सो दिस इज द लैम्बडा मैक्स करस्पॉन्ड्स टू लाइमन सीरीज। समझ में आया क्या सबको, एवरीबडी? यस। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस हिसाब से ये भी पूरी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू आपको पता है, पहले इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करो, है ना, फिर आर की वैल्यूज वहाँ पे पुट करो, कितना आता है ये पूरा बॉक्स बना के व्हाट्सएप करो। बहुत होमवर्क है भैया आज, है ना। देन रीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ दैट रीजन, कौन से रीजन में हमको स्पेक्ट्रम मिलता है। अगर हम लाइमन सीरीज देखते हैं तो विल गेट अ स्पेक्ट्रम इन यूवी, ओके, अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलेगा। देन बाल्मर सीरीज जो है हमारा दैट विल गेट इन विजिबल रीजन। देन दिस इज इंफ्रारेड, देन दिस इज नियर इंफ्रारेड एंड दिस इज फार इंफ्रारेड। तो ये रीजन में हमें उसका पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम है वो मिलेगा। समझ में आया? चलो फिर से एक बार और रिवाइज करेंगे हम लोग। दीज आर ऑल द सीरीज, दीज आर द पर्टिकुलर फॉर्मूलाज दैट पर्टिकुलर सीरीज, ओके। और ये चीज़ नोट करना है आपको, लाइमन में आ रहा है मतलब 1 में आएगा। कहाँ से, कहीं से भी आ सकता है 1 को छोड़ के। खुद अगर एक ही लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, ठीक है ना। जंप करने के लिए हायर लेवल पे होना चाहिए ना, खुद यहीं पे जंप करोगे क्या, नहीं करोगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करना है तो हायर टू लोअर आना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, एनर्जी जो है वो इमिट होगा, राइट। मतलब फोटोन के फॉर्म में इमिट होने वाला है, राइट। सो दिस इज एन, कोई भी nth लेवल से 1 में जंप करेगा तो लाइमन, 2 में करेगा तो बाल्मर, 3 में करेगा तो पाशन, 4 में करेगा तो ब्रैकेट, 5 में करेगा तो फंड। समझ में आया? अब अगर लैम्बडा मिनिमम कैलकुलेट करना है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, बोलो इन्फिनिटी पुट करेंगे, तब आपको लैम्बडा मिनिमम मिलेगा। उल्टा ध्यान में रखो, ठीक है। तो आपको n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट करना है तब, बिकॉज द रिलेशन इज इनवर्स ना, दैट्स वाई, ओके। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बट द रिलेशन इज इनवर्स, दैट इज 1/λ, ओके। सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक दिस मिनिमम वैल्यूज फॉर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ओके। देन अगर मुझे लैम्बडा मैक्स कैलकुलेट करना है, लैम्बडा मैक्स, तो जस्ट जहाँ से वो जंप करेगा जस्ट नेक्स्ट, जैसे अब यहाँ पे लाइमन n इक्वल्स टू 1 है, तो फटाफट जंप कहाँ से करेगा, ऐसा आप ध्यान में रखो। तो जल्दी से जल्दी जंप कहाँ से करेगा, तो 2 से लेके 1 में, मतलब उसका नेक्स्ट क्वांटम नंबर आपको जो है वो लिख लेना है वहाँ पे, ज़्यादा सोचो मत आप। n इक्वल्स टू 2 लिखो, 3 4 5 6, ओके। सी 2 3 4 5 6, इसके नेक्स्ट वाला क्वांटम नंबर लिख लो यहाँ पे,
ज़्यादा दिमाग का दही मत बनाओ, ठीक है। सो दैट इज़ अवर लैम्बडा मैक्स। समझ में आया का ये दैट इज़ 1 बाय लैम्बडा मैक्स है ना। फिर इसको हम लैम्बडा मैक्स का वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी, है ना। तो ये फिर आप लोग यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो मुझे ये पूरा बॉक्स बना के आपको सेंड करना है। एंड दिस रीजन ऑफ मतलब रीजन कहाँ पे वो इमिशन होने वाला है स्पेक्ट्रम का, वो रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सो this is UV region, visible IR, then near IR and far IR. Okay, समझ में आया सबको everybody? So we have end up with this topic that is atom. So if you have any doubts then post me. जितना जल्दी हो सके उतना मैं आपको पोस्ट करूँगी, ठीक है ना आंसर। तो बहुत सारा होमवर्क है आज, तो दिस इज़ हाउ वी आर डन। Okay, so get tuned with Vertex Tutorials and hope you are enjoying all the lectures. See you soon.